तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि सीमांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं। तो देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन का सीमांकन करवाना चाहता है तो उसके लिए उसे आवेदन पत्र पेश करने से पहले अपनी ज़मीन का खसरा और B1 निकाल लेनी चाहिए। ठीक है, यह कागज़ जो है ये लोक सेवा गारंटी से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आपको निकालनी है। ठीक है, दूसरा रहता है नक्शा। जिस जमीन का आप सीमांकन करवाना चाहते हैं उस जमीन का आपको प्रमाणित नक्शा भी प्राप्त करना चाहिए, जो कि ऑनलाइन भी आजकल प्राप्त हो जाता है, या फिर आप पटवारी महोदय से भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर तहसील कार्यालय से भी आप इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज जो रहता है वो होता है बैंक चालान। ठीक है, बैंक चालान जो होता है या तो आप बैंक में जमा कर सकते हैं या फिर आप इसको ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है वह है आवेदन पत्र। देखिए, आवेदन पत्र जो रहता है वो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 के तहत तैयार किया जाता है, और इस आवेदन पत्र में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। आपको केवल इतना लिखना है कि मैं आवेदक, मेरा नाम ये, पिता का नाम, ठीक है, उसके बाद में निवासी, व्यवसाय, यह लिखते हुए उसमें आपको लिखना है कि मेरी अमुक अमुक ज़मीन जो है इस गांव में स्थित है, उसका सर्वे नंबर ये है, उसका रकबा इतना है, और इसका मैं सीमांकन करवाना चाहता हूं क्योंकि पड़ोसी कृषक जो है वे मुझे आए दिन परेशान कर रहे हैं और मेरी ज़मीन में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप आवेदन लिखकर आप उस आवेदन पत्र को पेश कर सकते हैं। ठीक है, अब आवेदन पत्र कहाँ पेश होगा, आवेदन पत्र पेश करने के बाद में क्या प्रक्रिया होगी, और उसके बाद में सीमांकन कैसे होता है, और वह पक्का सीमांकन कैसे कहलाता है, ये सब कुछ आगे इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पक्का सीमांकन जो होता है वह कैसे होता है, इसके लिए हमें पढ़ना होगा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 सर्वेक्षण संख्यांक या सर्वेक्षण संख्यांक के उपखंड या ब्लॉक संख्यांक या भूखंड संख्यांक का सीमांकन। ठीक है, तो यह कैसे होता है और किस प्रकार से कार्यवाही होती है, यह इस ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे। तो इसमें क्या होता है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 की उपधारा 1 जो है, ठीक है, इसमें तहसीलदार किसी पक्षकार के आवेदन पर राजस्व निरीक्षक अथवा नगर सर्वेक्षक अथवा पटवारी को किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या किसी सर्वेक्षण संख्यांक के उपखंड की या किसी ब्लॉक संख्यांक की या भूखंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन और उस पर सीमा चिन्ह निर्मित करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या होता है कि जैसे यह व्यक्ति है, ठीक है, यह भूमि स्वामी है, हमने यहाँ पर देखा किसी पक्षकार, ठीक है, किसी पक्षकार, तो यह व्यक्ति जो है यह भूमि स्वामी है, इसकी यह ज़मीन है। ठीक है, अब यह व्यक्ति जो है अपनी इस ज़मीन का सीमांकन करवाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में जैसा कि मैंने पहले बताया वे सभी दस्तावेज और आवेदन पत्र तैयार कर इस व्यक्ति को क्या करना है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 के तहत तहसीलदार महोदय के समक्ष वह आवेदन और दस्तावेज पेश करने हैं। ठीक है, अब तहसीलदार महोदय के समक्ष जब दस्तावेज और आवेदन यह पेश कर देगा तो तहसीलदार महोदय क्या करेंगे, राजस्व निरीक्षक अथवा नगर सर्वेक्षक अथवा पटवारी को किसी सर्वेक्षण संख्यांक या किसी सर्वेक्षण संख्यांक के उपखंड की या किसी ब्लॉक संख्यांक की या भूखंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन और उस पर सीमा चिन्ह निर्मित करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा। तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय क्या करेंगे कि राजस्व निरीक्षक या पटवारी जो रहते हैं उनको नियुक्त कर देंगे, उनको सूचना पत्र जारी कर देंगे कि इस भूमि स्वामी के द्वारा इस भूमि का सीमांकन किए जाने हेतु तहसीलदार न्यायालय में आवेदन पेश किया है, या नायब तहसीलदार भी हो सकते हैं, आवेदन पेश किया है, इसलिए आप राजस्व निरीक्षक महोदय या पटवारी जो है आप इस जमीन का सीमांकन करें। ठीक है, अब राजस्व निरीक्षक या पटवारी जो है वे किस प्रकार से सीमांकन करते हैं उसके संबंध में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 की उपधारा 2 में आया है। तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 की उपधारा 2 क्या कहती है उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 की उपधारा 2 कहती है कि इस प्रकार प्रतिनियुक्त किया गया राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक या पटवारी भूमिधारकों सहित हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात सर्वेक्षण संख्यांक की या सर्वेक्षण संख्यांक के किसी उपखंड की या ब्लॉक संख्यांक की या भूखंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, यहाँ तक का हम मतलब पहले समझेंगे, यहाँ तक का पहले मतलब हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मतलब पहले हम समझेंगे। तो इसका मतलब यह होता है कि इस प्रकार नियुक्त किया गया राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक भूमिधारकों सहित हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात, ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये ज़मीन जो है मान लेते हैं कि इसका सर्वे नंबर जो है, ठीक है, इसका खसरा नंबर जो है वह 100 है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक महोदय या पटवारी महोदय क्या करेंगे कि इसके आसपास पड़ोस के जितने भी कृषक है, ठीक है, जैसे पूर्व दिशा में यह ए व्यक्ति है, पश्चिम में यह बी व्यक्ति है, उत्तर में सी व्यक्ति है और दक्षिण में यह डी व्यक्ति है। ठीक है, तो इन सभी लोगों को राजस्व निरीक्षक महोदय या पटवारी महोदय सूचना देंगे कि इस जमीन का इस दिनांक को सीमांकन होना है, इसलिए आप इतनी तारीख को वहां पर मौके पर उपस्थित रहें
ताकि इसका सीमांकन किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से सूचना पत्र दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, अब आगे इसको समझेंगे हम ऐसे कि और उस पर सीमा चिन्ह सम्मिलित करेगा तथा तहसीलदार को ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए एक सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सीमांकन रिपोर्ट में सीमांकित की गई भूमि पर भूमि स्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे से संबंधित विशिष्टियाँ भी सम्मिलित की जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि सूचना देने के बाद में इस जमीन का सीमांकन राजस्व निरीक्षक महोदय या पटवारी महोदय के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगर और सीमांकन में इस जमीन का सीमांकन किस प्रकार से किया गया, कहाँ से प्रारंभ किया गया और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है, यह सीमांकन की फील्ड बुक में ये लिखेंगे, मौके का पंचनामा बनाएंगे। ठीक है, कौन, राजस्व निरीक्षक महोदय और पटवारी महोदय। ठीक है, ये क्या करेंगे, मौके का पंचनामा बनाएंगे और उसके बाद में फील्ड बुक भी बनाएंगे और एक प्रतिवेदन बनाएंगे। कैसा प्रतिवेदन कि राजस्व निरीक्षक महोदय और पटवारी महोदय ने इस जमीन का सीमांकन किए जाने में क्या क्या कार्यवाही की है, इस संबंध में संपूर्ण कार्यवाही का एक प्रतिवेदन बनाएंगे। और अगर इस जमीन पर जैसा कि यहाँ पर आया है, ठीक है, सीमांकन रिपोर्ट में सीमांकित की गई भूमि पर भूमि स्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे से संबंधित विशिष्टियाँ भी सम्मिलित की जाएगी। अगर इस जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति का, जैसे इस भूमि स्वामी के अतिरिक्त अगर आसपास के पड़ोस के जो व्यक्ति है इनका या इनके अलावा अन्य व्यक्ति का भी अगर कोई कब्जा पाया जाता है तो उसके संबंध में उस रिपोर्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, पंचनामे में भी लिखा जाएगा और प्रतिवेदन में भी लिखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में वह रिपोर्ट जो है वह तहसीलदार महोदय के समक्ष राजस्व निरीक्षक महोदय के द्वारा संपूर्ण दस्तावेजों के सहित पेश कर दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात और रहती है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 की उपधारा 3 जो है वह यह कहती है कि राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक या पटवारी सीमांकन के क्रियान्वयन के समय ऐसी एजेंसी की सहायता ऐसी रीति से ले सकेगा जैसे कि विहित की जाए। अगर शासन द्वारा किसी जमीन का सीमांकन जो है मशीन द्वारा किया जाना या किसी अन्य माध्यम से, किसी एजेंसी के माध्यम से किया जाना प्रावधानित है, अगर कहीं पर प्रावधान है इस प्रकार का या शासन इस प्रकार का प्रावधान करती है तो ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक या पटवारी महोदय जो है वे उस जमीन का सीमांकन उस रीति से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 की उपधारा 4। उपधारा 4 कहती है कि तहसीलदार सीमांकन रिपोर्ट की प्राप्ति पर हितबद्ध पक्षकारों सहित पड़ोस वाले भूधारकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि कर सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे राजस्व निरीक्षक महोदय या पटवारी महोदय के द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और संपूर्ण दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किए जाते हैं तहसीलदार महोदय के समक्ष, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा, हितबद्ध पक्षकारों सहित पड़ोस वाले भूधारकों को सुनवाई का अवसर देंगे। क्या करेंगे, इस जमीन के पड़ोसी कृषक जो है जैसे ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है, तो इन लोगों को अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है या फिर इस भूमि स्वामी को भी अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है कि जो सीमांकन किया गया है उस सीमांकन से इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर असंतुष्ट है या इनमें इनके अलावा अन्य व्यक्ति भी अगर कोई असंतुष्ट है तो उन लोगों को सुनवाई का अवसर देंगे। क्या करेंगे, सुनवाई का अवसर देंगे और उसके पश्चात सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि करेंगे। अर्थात सुनवाई का अवसर देने के बाद में तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय जो है वे उस सीमांकन को फाइनल कर देंगे कि हाँ, सीमांकन जो है यह पूर्ण हो चुका है। अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है तो उस आपत्ति का निराकरण भी वे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा आदेश पारित कर सकेंगे जो वे उचित समझते हैं। अर्थात तहसीलदार महोदय जो है अगर उनको लगता है कि इसमें किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक नहीं है या फिर सुनवाई का अवसर दिया जा चुका है, ठीक है, और जो आपत्ति की गई है वो निराधार है, तो ऐसी स्थिति में वे उनके विवेकानुसार आदेश पारित कर सकते हैं। ठीक है, और उस सीमांकन की पुष्टि कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जो सीमांकन किया जाता है वह पक्का सीमांकन किया जाता है, अर्थात वह विधिवत सीमांकन किया जाता है। अगर इस प्रकार से सीमांकन नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में वह सीमांकन जो है कभी भी उसको चुनौती दी जा सकती है। और ऐसे सीमांकन को चुनौती देने के लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं, कहाँ पर चुनौती दे सकते हैं, इसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।